नमस्कार, मैं कोकिन आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पेपर टू हिंदी प्रिपरेशन के ऊपर, यानी पेपर टू हिंदी की तैयारी हम कैसे करें। अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप 1-2 बार एग्जाम दे चुके हैं लेकिन आपके हाथ जो सफलता है वो नहीं लगती। जो जून 2026 है इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, इसका एग्जाम कब होगा और मैंने क्या अपना जेआरएफ तब निकाला, क्या इसी प्रकार की स्ट्रेटजी अपनाई थी। इन सब के ऊपर आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर। देखो दोस्तों, आपका पेपर हर हाल में जून या जुलाई में ले लिया जाएगा। आप मान के चलो, 100% आप मान के चलो कि आपका एग्जाम या तो 15 जून के आसपास या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा। अब नोटिफिकेशन कब आएगा आपका, तो नोटिफिकेशन आपका इसी मंथ यानी कि अप्रैल के लास्ट में या आपको मिड में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है। एग्जाम मैंने बता दिया कि आपका एग्जाम जून के मिड में या जून के लास्ट में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में तो आपका एग्जाम 100% ले लिया जाएगा। अब बच्चे सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा, उसके बाद हम तैयारी करें। देखो बेटा, नोटिफिकेशन आने से पहले जो बच्चा अपनी तैयारी शुरू कर देता है, सफलता उसी के हाथ लगती है। बच्चे क्या करते हैं, नोटिफिकेशन का इंतजार करते हैं और मैं आपको सच्चाई बताती हूँ एनटीए की, आपको सिर्फ 1 या 1.5 महीने का आपको टाइम दिया जाता है, क्योंकि आपका जो ये एग्जाम है, एनटीए जो कंडक्ट करवाती है आपका नेट का एग्जाम, वो साल में 2 बार होता है, आप अच्छे से जानते हैं। तो इसके लिए आपको नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना है। आपको तैयारी, मैं इतनी उम्मीद करती हूँ कि आपने अब तक आपने 5 यूनिट यानी कि अपना जो आधा सिलेबस है उसको कवर कर लिया होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद तो सिर्फ रिवीजन आप लोगों के पास बच जाता है। आपने जो नोट्स बनाए हैं, आपके पास जो टेक्स्ट बुक है, उनमें जो आपने की पॉइंट हाईलाइट किए हैं, नोटिफिकेशन आने के बाद तो सिर्फ आप लोगों का रिवीजन ही होता है। आपका सिलेबस ही इतना लेंथी है। अगर मैं हिंदी साहित्य की बात करती हूँ तो आपके सिलेबस में भर भर कर टेक्स्ट दिए गए हैं और वो टेक्स्ट भी इतने मोटे मोटे हैं कि आप चाहकर भी उनको कवर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है, जेआरएफ अपने हाथ में लेना है, तो अपने सिलेबस के साथ आपको मतलब प्रिपेयर आपको रहना पड़ेगा। तो मैंने बता दिया कि आपका नोटिफिकेशन अब अप्रैल के मिड में या फिर अप्रैल के लास्ट तक आपको अपना नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपको जो फॉर्म फिल करने का 1 महीने का टाइम दिया जाएगा और 15-20 दिन के बाद यानी कि फॉर्म फिल की जो फाइनल डेट है उसके बाद 15-20 दिन के बाद आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। तो हमने नोटिफिकेशन और एग्जाम के ऊपर बात कर ली है और मैंने बता दिया है कि नोटिफिकेशन आने का आप लोगों को वेट नहीं करना है बेटा। आपको, अगर आप सीरियस हैं और अभी भी आपने मान लीजिए 1 या 2 यूनिट कवर करी हैं, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगी, आप यूनिट 5 से यूनिट 6 तक, सॉरी 10 तक, यानी कि यूनिट जो 5, 6 आपकी 7th, 8th, 9th और 10th, ये 6 यूनिट आपके पास अभी टाइम है 2 महीने का या 2.5 महीने का। तो आप अपना जो टेक्स्ट है उसके ऊपर अपनी जी जान झोंक दो, क्योंकि वहीं से आपका एग्जाम अब लिया जा रहा है। अब बात करते हैं कि पेपर टू हिंदी की हम प्रिपरेशन कैसे करें। तो बात करें, आपका जो पेपर है एनटीए जो कंडक्ट करवाती है, इसमें आपके 2 पेपर होते हैं। एक तो होता है आपका फर्स्ट पेपर और एक होता है सेकंड पेपर। जब आप फर्स्ट पेपर पे अगर अपनी पकड़ अच्छी तरह बना लेते हैं तो आप 100% जेआरएफ को अचीव कर लोगे। ऐसा नहीं है कि आप बस सेकंड पेपर को ही पढ़ते रहे और आपने फर्स्ट पेपर को टाइम ही नहीं दिया, लेकिन जेआरएफ के लिए आपको फर्स्ट पेपर को टाइम देना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर कुछ यूनिट जो पेपर 1 है उसकी रखी है। अगर आप इनके ऊपर भी अपनी पकड़ बना लेते हैं तो 100% आप अपना जेआरएफ अचीव कर लोगे। देखो, आपका जो एग्जाम होता है ये 150 नंबर का होता है, आप सब जानते हैं। सॉरी, 150 मार्क्स का क्या होता है आपका, ये जो 150 पर्सन होते हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर एक पर्सन आपका 2 नंबर का होता है, तो मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास कितने
मार्क्स आ जाते हैं, 300 मार्क्स आपके सामने आ जाते हैं। अब इन मार्क्स में से अगर आप 210, अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करती हूँ तो 210, 208 या फिर 206, 200 मतलब 12, इसके ऊपर आपकी जेआरएफ की क्या जाती है, लिस्ट जाती है। तो अब आपको 210 यानी कि 210 या 212 मानकर अपनी तैयारी करनी है। पेपर 2 पर तो बच्चे की कमांड होती है क्योंकि उसका सब्जेक्ट हिंदी है। लेकिन जब तक बच्चा पेपर 1 पर अपनी पकड़ नहीं बनाता, तो वो जेआर नेट तो क्लियर कर लेता है, लेकिन जेआरएफ उसके हाथ नहीं लगता। तो जेआरएफ लेने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मैंने जो ये 6 यूनिट आपके सामने रखी हैं, अगर आप इन 6 यूनिट पर भी पकड़ बना लेते हो, तो भी आप जेआरएफ आराम से निकाल ले जाओगे। देखो, फर्स्ट पेपर सॉरी सेकंड पेपर में आप अगर 70 या 30 प्लस ले आते हैं, तो आराम से आपका जेआरएफ यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। पेपर 1 में एक तो आती है फर्स्ट यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड जब आप कॉमन पेपर पढ़ते हो, जैसे कि आप एचटेट का पेपर दे रहे हो या फिर ईएमआरएस का भी आपने दिया है, केवीएस का, सॉरी केवीएस में तो खैर अब टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं आता, बट पहले आता था। तो टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत इजी है, इजी टॉपिक है, आप इसको अच्छे से कवर कर जाओगे। और मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आप अच्छे से इसको क्लियर करते हो, तो 5 के 5 क्वेश्चन यहाँ से आपके निकल जाएंगे। बात करें रिसर्च एप्टीट्यूड, तो रिसर्च एप्टीट्यूड भी कोई टफ टॉपिक नहीं है, इसको भी आप इजीली कर जाते हो। कंप्रीहेंशन सबसे इजी होता है, क्योंकि कंप्रीहेंशन में आपको सिर्फ जो क्वेश्चन आपके सामने पैराग्राफ दिया होता है और उसमें से आपको क्वेश्चन का आंसर निकालना होता है। अगर आप मतलब अच्छी तरह इसके ऊपर पकड़ बना लेते हो, तो आपको इसके ऊपर भी पकड़ बनानी पड़ेगी। तो सबसे इजी कंप्रीहेंशन है, जिसमें से आप 5 नहीं तो 4 क्वेश्चन आप आराम से यहाँ से निकालने जाओगे। बात करें लॉजिकल रीजनिंग की, तो लॉजिकल रीजनिंग अगर एक बार बच्चे के दिमाग में घुस गई ना, तो बिल्कुल इजी यहाँ से बच्चा 4 क्वेश्चन आराम से कर लेता है। आईसीटी जो आपका कंप्यूटर वाला जो भाग है, इसको भी बच्चा शुरू से पढ़ता आ रहा है, तो इसको भी इजीली कर जाता है, तो 4 मार्क्स आप यहाँ से इजीली कवर कर लोगे। हायर एजुकेशन मानती हूँ कि एक ब्रॉड मतलब कॉन्सेप्ट है हायर एजुकेशन का, क्योंकि वो एक तो आती है आपकी एशियंट एजुकेशन और एक आती है आपकी मॉडर्न एजुकेशन। तो इसमें 2 आपकी शिक्षा प्रणाली दी गई है, एक तो आपकी जो प्राचीन शिक्षा पद्धति है और दूसरी आपकी जो न्यू एजुकेशन पद्धति है। ये 2 पद्धतियां यहाँ पर एजुकेशन की दी गई हैं, लेकिन दोनों ही इजी हैं। अच्छे से अगर आप पढ़ते हो, तो यहाँ पर भी आप अच्छे मार्क्स यानी कि 4 क्वेश्चन यहाँ से आप इजीली कर जाते हो। तो आप मान के चलो कि आपके सामने ये 6 यूनिट है और 6 यूनिट में से अगर आप 30 क्वेश्चन भी यहाँ से अगर क्लियर करते हो, तो भी आपका जेआरएफ आराम से निकल जाएगा। तो शर्त ये है कि फिर आपको किस पर कमांड बनानी पड़ेगी, आपको पेपर 2 हिंदी के ऊपर आपको जी जान झोंकनी पड़ेगी। मैंने अपनी स्ट्रेटेजी भी बताऊंगी कि मैंने कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई थी। जो ये 6 यूनिट पेपर 1 की रखी है मैंने आप लोगों के सामने, मैंने सिर्फ इन्हीं यूनिट को किया था। डीआई और मैथ को मैंने बिल्कुल भी नहीं छुआ, क्योंकि उस पर मतलब मैं पकड़ नहीं बना पाई थी। तो इसलिए मैंने उस कमी को मैंने कहां पर पूरा किया था, पेपर 2 के अंतर्गत मैंने उस कमी को पूरा कर लिया था। मैंने पेपर 1 को पूरा नहीं पढ़ा, सिर्फ 6 यूनिट ही मैंने कवर की थी, और जो 6 यूनिट मैंने कवर की थी वो आप लोगों के सामने रख दी है। नेट तो बच्चा निकाल ले जाता है, मानती हूं मैं, लेकिन जेआरएफ के लिए आपको 30 प्लस क्वेश्चन मतलब ठीक करने ही होंगे पेपर 1 के लिए। तो पेपर 1 के लिए आप कौन कौन सी यूनिट को पढ़ सकते हो जो इजी भी है, और आपका यहाँ से 5 मतलब क्वेश्चन आते हैं, तो 4 नंबर आप हर एक यूनिट से कवर कर ले जाओगे। अब बात करते हैं पेपर सेकंड की, यानी कि जो आपका मेन सब्जेक्ट है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में भी आपकी वही पेपर 1 की तरह 10 यूनिट दी गई है। अब आप इन 10 यूनिट को कैसे कवर करते हो? सबसे पहली यूनिट आती है भाषा विज्ञान। तो भाषा विज्ञान जो है, इसमें आपको एक तो पढ़ना पड़ेगा हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। मैं बताऊंगी कि यहीं से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का मतलब क्या है कि इसमें आपको जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं, मध्यकालीन भारतीय भाषा जिसमें पाली, प्राकृत, अर्धमागधी, जो शौरसेनी है,
ये सब इसके अंतर्गत आती हैं। फिर आती है हिंदी की उपभाषाएँ। हिंदी की उपभाषाएँ यानी कौन-कौन सी? हिंदी की उपभाषाओं में आपकी जैसे कि आ जाती है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी। पश्चिमी हिंदी से कौन-सी बोलियाँ निकली हैं, पूर्वी हिंदी से कौन-सी बोलियाँ निकली हैं, यानी जो बोलियों का टॉपिक है वो आपको अच्छे से करना पड़ेगा। अब देवनागरी लिपि, जो देवनागरी लिपि है इसकी विशेषताएँ क्या हैं? देवनागरी लिपि का मानकीकरण क्या था? ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। बात करें हिंदी की संवैधानिक स्थिति, जिसमें आपके 343 से लेकर 351 तक जो आपके क्या दिए गए हैं, अनुच्छेद दिए गए हैं, इनको आपको अच्छे से करना पड़ेगा। अगर भाषा विज्ञान पर आप ये 4 टॉपिक भी अच्छे से कर लेते हैं तो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ये बात की है मैंने भाषा विज्ञान की, तो इस तरह से आप अपने भाषा विज्ञान के ऊपर अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो। बात करें सेकंड यूनिट की, यानी जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, जिसमें आपका आ जाता है आपका आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, और फिर आपका आधुनिक युग में आकर फिर भारतेंदु द्विवेद युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, और उसके बाद फिर आपका गद्य साहित्य आ जाता है, जिसमें कहानी, नाटक, उपन्यास, रिपोर्टाज, संस्मरण, यानी कि जो दूसरी यूनिट है वो ब्रॉड है। तो दूसरी यूनिट को अब आपको ज्यादा ध्यान भी नहीं देना है। मैं क्यों कह रही हूँ? इसलिए क्योंकि अब आपका जो 6 जनवरी को एग्जाम लिया गया था उसमें सिर्फ 10 या 12 क्वेश्चन ही यहाँ से उठाए गए थे। पहले क्या होता था बेटा, यहाँ से इस यूनिट से 30 या 40 क्वेश्चन तो आप मान के चलो यहाँ से उठाए जाते थे, बट अब इस यूनिट को कम कर दिया है और फोकस एग्जामिनर ने किस पर कर दिया है, आपकी 5 से जो 10 यूनिट है, जो 6 यूनिट बीच की बच जाती हैं, इस पर एग्जामिनर ने फोकस कर लिया है। तो अब आपको उन्हीं यूनिट को पढ़ना है। तो यूनिट 2 के लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपसे जितना बन सकता है उतना आप यूनिट 2 को करो। फोकस आपको किस पर करना है? यूनिट 5, 6, 7, 8, 9 और 10th। आगे बात करते हैं तीसरी यूनिट के ऊपर, यानी जो आपका साहित्य शास्त्र है, जिसमें एक तो आता है आपका भारतीय काव्य शास्त्र और दूसरा आता है पाश्चात्य काव्य शास्त्र। अब जो भारतीय काव्य शास्त्र है, इसमें से आपको जो भरतमुनि है, भामा है, दंडी है, आपके कौन है, वामन है, जो शब्द शक्तियां हैं, ये आपको करनी पड़ेंगी। और जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, इसमें प्लेटो, आपके अरस्तु आ जाते हैं, वर्ड्सवर्थ, टी.एस. इलियट, आई.ए. रिचर्ड्स, टी.एस. इलियट और आई.ए. रिचर्ड्स और जो कोलरिज है, कल्पना सिद्धांत, ये टॉपिक आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि हर बार टी.एस. इलियट और आई.ए. रिचर्ड्स से क्वेश्चन बनता है। अब चौथी जो यूनिट है, वैचारिक पृष्ठभूमि, ये भी सेकंड यूनिट की तरह है, इसको आप कितना ही कर लो आपके लिए कम ही पड़ती है, और इसका मैटर भी मतलब उपलब्ध नहीं है, पता नहीं इसका कहां से क्या क्वेश्चन उठा लिया जाता है। तो वैचारिक पृष्ठभूमि के लिए अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप इसके लिए गूगल का सहारा ले सकते हैं, बट इसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है। किस यूनिट पर? वैचारिक पृष्ठभूमि के ऊपर, क्योंकि इसका मैटर ही इतना है। मैटर तो इसका कम दिया गया है सिलेबस में, लेकिन एग्जामिनर आपके जो है वो आउट ऑफ सिलेबस से भी इसमें क्वेश्चन उठा देता है। तो इसलिए कहती हूँ कि इस यूनिट पर भी आपको ज्यादा फोकस नहीं देना। अगर 5 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं ना, तो 3 क्वेश्चन तो आपके ठीक होने ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप इसको स्किप कर दोगे। उसी तरह मैंने दूसरी यूनिट बताई है कि आप लोग सोचोगे कि दूसरी यूनिट पर इतना फोकस नहीं करना, नहीं, आपके एग्जाम के लिए एक एक क्वेश्चन मैटर करता है। तो आपको जो दूसरी यूनिट है और जो चौथी यूनिट है उस पर कम फोकस करना है। मतलब ये नहीं कि आप इसकी तरफ बिल्कुल ही ध्यान नहीं दोगे। अब बात करते हैं यूनिट 5, जहां से आपके एग्जाम में फाइट शुरू होती है। जो यूनिट 5 है, हिंदी कविता। अब मान के चलो कि आपके एग्जाम में जो सिलेबस है उसमें 52 कविताएं लगी हुई हैं, तो क्या इन 52 कविताओं को आप कर सकते हो? और कविता भी इतनी लेंथी है। आपको क्या करना है इसमें, आपको जो आधुनिक काल की कविताएं हैं, आधुनिक काल की कविताओं का मतलब क्या है, जैसे कि आपके शुरू हो जाते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद से, आपकी आधुनिक काल की कविताएं शुरू हो जाती हैं, जिसमें आपकी प्रिय प्रवास आती है सबसे पहले। तो आपको इस यूनिट में क्या करना है, प्रिय प्रवास जो मैंने बताया है, 4-5 कविताएं ऐसी बताऊंगी जिनको आपको भूमिका इनकी तैयार करनी है। जो हिंदी कविता यूनिट 5 है, इसमें से एक तो आपको भूमिका करनी है प्रिय प्रवास
विकास की। दूसरी करनी है आपको भारत भारती और साकेत की, भारत भारती और साकेत की आपको भूमिका करनी है। चौथी आपको करनी है रश्मि रथी, रश्मि रथी जो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है। और कामायनी, जो ये 5 रचनाएं मैंने बताई हैं, इनकी आपको क्या करनी है, भूमिका अच्छे से तैयार करनी है, क्योंकि भूमिका से आजकल आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। और आधुनिक काल की जो छोटी-छोटी कविताएं हैं, जैसे कि धूमिल की कविता है नक्सलबाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद, इन कविताओं को आप मतलब इनको आपको पूरा-पूरा पढ़ना है। कहने का मतलब क्या है कि आधुनिक काल की जो कविताएं हैं, इनके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। बात करें हिंदी उपन्यास, तो हिंदी उपन्यास में आपके टोटल 13 उपन्यास लगे हुए हैं। अब इन 13 उपन्यासों की जो भूमिका है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाती है। किसकी बताइए मैंने, हिंदी उपन्यास आता है और एक आता है हिंदी नाटक। 2 यूनिट ऐसी हैं जिनकी आपको भूमिका अच्छे से तैयार करनी पड़ेगी। और एक मैंने बताया 5 यूनिट, जो 5th यूनिट है हिंदी कविता, उसमें से आप लोगों को 5 मैंने कविताएं बताई हैं, इनकी भूमिका आप लोग आपको तैयार करनी पड़ेगी। अब बात करें हिंदी उपन्यास की, तो हिंदी उपन्यास में आपके कुल 13 उपन्यास हैं और 10 उपन्यास ऐसे हैं जिनकी आपको भूमिका करनी ही पड़ेगी। मैं कहती हूँ कि अगर आप पूरे उपन्यास नहीं पढ़ सकते, कम से कम आप इनकी भूमिका को तो अच्छे से कवर कर लेना, ताकि एग्जाम में आपका वहां से क्वेश्चन बने भूमिका से, तो आपका गलत न हो। उपन्यास जो ये यूनिट है, इसके आपको पात्र, महत्वपूर्ण कथन, इनकी जो उपन्यास है, इनकी भूमिका, ये सब आपको अच्छे से तैयार करना है। भूमिका आपको किस किस की करनी है, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास की, परीक्षा गुरु की करनी है। गोदान की तो भूमिका है ही नहीं, वैसे गोदान को आपको सबसे पहले पढ़ना है। सबसे पहले आप किस उपन्यास को पढ़ोगे, गोदान को, क्योंकि हर बार आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। किससे, गोदान से। गोदान को आप चाहकर भी नहीं छोड़ सकते, भले ही गोदान लेंथी है, मोटा उपन्यास है, लेकिन आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। दूसरे बात करते हैं हम, शेखर एक जीवनी की आपको क्या पढ़नी है, भूमिका पढ़नी है। मैला आंचल की पढ़नी है। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास है, उसकी पढ़नी है। झूठा सच की, मानस का हंस, मानस का हंस उपन्यास की भूमिका से हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है। राग दरबारी से भी क्वेश्चन बनता है और धरती धन्य उपन्यास से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। मैंने जो ये 8-7 उपन्यास बताए हैं, इनकी भूमिका आपको अच्छे से तैयार करनी है। अगर आप सबसे पहले किसी उपन्यास को पढ़ने बैठते हो, तो आपको गोदान को पहले प्रेफरेंसेस देनी है, क्योंकि हर बार आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। दूसरा, भूमिका में से जो मानस का हंस उपन्यास है, हर बार आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बना है। अब बात करते हैं हिंदी कहानी। अगर बच्चा अभी प्रिपरेशन करनी शुरू की है उसने पेपर 2 हिंदी के लिए, तो आप सबसे पहले यूनिट 7 को उठाना, हिंदी कहानी। टोटल आपकी 21 कहानियां यहाँ पर दी गई हैं और कहानियों को आप इजी कवर कर जाओगे। जैसे अगर आप हाउसवाइफ हैं, जैसे खाना बना रही हैं, बर्तन साफ कर रही हैं, या फिर घर का अदर कोई काम कर रही हैं, तो आप यूट्यूब का सहारा लेकर इन कहानियों को सुन सकते हो। कहानी से भी आपके एग्जाम मतलब आप इसको इजिली कवर कर जाओगे, किस यूनिट को, हिंदी कहानी को। तो अगर आप सबसे पहले तैयारी करने बैठते हो, तो हिंदी कहानी से शुरुआत करना, क्योंकि हिंदी कहानी भले ही 21 कहानी है आपके सिलेबस में, बट आप इसको इजिली कवर कर जाओगे। अब बात करते हैं यूनिट 8 हिंदी नाटक की। जो हिंदी नाटक है, इसकी भी भूमिका आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। हिंदी नाटकों में आता है आपका आपके कौन कौन से नाटक आते हैं जिनकी आपको भूमिका करनी है। आपको चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुवस्वामिनी, जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनके जो 3 नाटक आपके सिलेबस में दिए गए हैं, तीनों नाटक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा बताया है मैंने आपका भारत तेंदु, जो जिसमें आपका अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा, ये 5 नाटक तो ऐसे हैं जिनको आपको बिल्कुल डीपली पढ़ना भी पड़ेगा, इनकी भूमिका भी आपको तैयार करनी पड़ेगी। अंधा युग जो है, इसकी भूमिका आपको करनी है। सिंदूर की होली जो दिया गया है, इसकी भी भूमिका आप लोगों को करनी है। जब आप हिंदी नाटक करते हो, तो आपको ये भी साथ में ध्यान रखना है कि कौन सा नाटक कितने अंकों में विभाजित है, उन अंकों के नाम क्या है। बकरी जो नाटक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का, इसकी भूमिका करनी है। एक और द्रोणाचार्य, अंजो दीदी, जो ये 5-7 नाटक मैंने बताए हैं, इनकी भूमिका, और इन नाटकों को आपको डीपली पढ़ना है, क्योंकि आपके एग्जाम में अब एक कथन दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये किस मतलब नाटक से कथन है, या फिर दे दिया जाता है कि ये, मान लो अंजो दीदी नाटक से आपके एग्जाम में कथन दे दिया और पूछ लिया कि अंजो दीदी नाटक में ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो जब तक आप नाटक को डीप में नहीं पढ़ोगे, तब तक आप इसको नहीं बता सकते कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है।
अब बात करते हैं यूनिट 9 की, हिंदी निबंध। हिंदी निबंध जो है वो भी आपका मतलब इजी टॉपिक है, आपको आप लोग इसको भी अच्छे से कवर कर जाओगे। कैसे? जैसे कि दिल्ली दरबार दर्पण है, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, शिव मूर्ति, कविता क्या है, मजदूरी और प्रेम है, उठ जाग मुसाफिर है, संस्कृति और सौंदर्य है। ये 6-7 निबंध मैंने बताए हैं, इनको आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा। 6-7 निबंध बताए हैं मैंने, एक बार रिपीट कर देती हूँ। दिल्ली दरबार दर्पण, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, शिव मूर्ति, शिव शंभू के चिट्ठे, आपका कविता क्या है, मजदूरी और प्रेम है, उठ जाग मुसाफिर है और संस्कृति और सौंदर्य। ये 7-8 निबंध बताए हैं, इनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं लास्ट यूनिट यानी हिंदी जो आपकी आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं हैं। इस यूनिट को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, यानी आप इसमें से एक भी जो टेक्स्ट है उसको स्किप नहीं कर सकते। हर मतलब टेक्स्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है और बनेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, अब मैंने बता दिया यूनिट 5 से लेकर यूनिट 10 जो 6 यूनिट आपकी बचती हैं, इनके ऊपर आपको ज्यादा फोकस अब करना है। अब टेक्स्ट को आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि टेक्स्ट में से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, कोई पंक्ति उठा दी जाती है, कोई कथन उठा दिया जाता है किसी पात्र के द्वारा, यानी कि कौन से भाग में ये संकलित है, ये गीत किसके द्वारा कहा गया है, इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। अब बात करते हैं कि मतलब मैंने पहले बता दिया कि मैंने अपनी स्ट्रेटजी क्या अपनाई थी। यूनिट जो सॉरी पेपर 1 है उसके लिए तो मैंने जो यूनिट आपके सामने रखी है उन्हीं यूनिट के ऊपर अपनी कमांड बनाई थी, लेकिन पेपर 2 पर मैंने अपनी जी जान झोंक दी थी, क्योंकि मतलब मुझे ये था कि मुझे जेआरएफ अचीव करना है। तो पेपर 2 के ऊपर अगर आप पेपर 1 में कमजोर है तो उस कमी को आप पेपर 2 के ऊपर पूरा करो, आप इजिली क्या कर जाओगे, जेआरएफ क्वालिफाई कर जाओगे। अब बात करते हैं कि ये मतलब अब हम तैयारी कहाँ से करें, तो आप YouTube का सहारा ले सकते हैं। तो मैंने भी अपना एक चैनल बनाया है, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो चैनल का नाम क्या है, आरके हिंदी एकेडमिक्स। इस चैनल पर मैं आपको एचटेट और यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी की तैयारी करवा रही हूँ। अगर बात करें यूजीसी नेट की तो मैंने यूनिट 10, आपकी जो यूनिट 10 है कौन सी है, आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं, इसकी 4 वीडियो मैंने प्रोवाइड करवा करवा मतलब कर दी है, और मैंने ये अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है। जाकर आप अगर चैनल पर विजिट करते हैं तो आपको यूनिट 10, यूनिट 8 जो आपका हिंदी नाटक है इसके ऊपर भी मैंने शुरू कर दी है, यानी कि मैंने यूनिट 10 और यूनिट 8 और एक यूनिट कौन सी है आपकी, हिंदी नाटक, कौन सी यूनिट है आपकी, सॉरी हिंदी उपन्यास, यानी कि 3 यूनिट को मैंने यहाँ पर शुरू कर दिया है। तो धीरे धीरे मैं आप लोगों के लिए, यानी कि आपका जो सिलेबस है आपका जो हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है पेपर 2 हिंदी का, इसको पूरा कवर करवाने का यहाँ पर मैं प्रयास करूंगी। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को विजिट कर सकते हैं, वहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से आप पढ़ सकते हैं। जैसे हिंदी जो उपन्यास आपको कैसे पढ़ना है, कौन कौन से उपन्यास आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सब मैंने अपने इस चैनल पर आपको बताया है। तो ये था आज के लिए। आप लोग अगर फ्रेशर हैं या फिर आप 1-2 बार एग्जाम दे चुके हैं, सफलता आप लोगों के हाथ नहीं लग रही, कमी कहाँ पर है, उस कमी को आप लोगों को कैसे पूरा करना है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।